नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपना रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए 70 डेज का टाइम बचा हुआ है आपके पास एग्जाम के, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को करिए। देखिए 21 सितंबर को एग्जाम है आप लोगों का अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो न्यू कैलेंडर आया हुआ था। तो इसी क्रम में आज है आपका 11 जुलाई हो चुका है, ठीक है। 70 दिन का टाइम है यहाँ से। तो इसी क्रम में जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा था, आज का जो पेपर है ना, आज का पेपर आप देखेंगे तो आपको एक अलग लेवल का पेपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पेपर मैं करवाने वाला हूँ वो आपका आयोग ने जो पेपर बनाया था ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। तो वो पेपर है। इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं? आज आज तक तो मैं पेपर जो करवा रहा था वो आबकारी का करवाया था, कनिष्क का करवाया था, जो कि 12th लेवल वाला था, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी और मैंने चीजें भी अलग टाइप से एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो इसको अच्छे से करिए और कितने नंबर बन रहे हैं वो आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये टाइम पास वीडियोस नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनको इनको सीरियस होकर पेपर को देना, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाके देखते हैं, ठीक है। और 1 से 100 तक नंबर लिखिए और कितने आंसर बन रहे हैं आपके सही, लास्ट में कमेंट भी आपको करना है। साथ में वीडियो कैसी लग रही है, एक्सप्लेन चीज़ों को कैसे कर रहा हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन के लिए होता है। कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है वो भी करूंगा। और वीडियो को लाइक करिए साथ में, ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो लाइक होती है, लाइक मिलते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो चलो इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सोए हो तो उठ जाइए, अच्छे टेबल चेयर पे बैठ के ही पेपर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये पेपर जो है ना आपका वीडियो वीपीडीओ एग्जाम 31 दिसंबर को हुआ था ना, वो वाला है। यही पेपर देखिए, इसका लेवल देखना, इसी टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा 75-70 दिन के बाद, ठीक है। तो इस पेपर को अच्छे से देखिए, एनालिसिस जो बताऊंगा चीजों को नंबर लाइन से ज्यादा ध्यान आपको यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम था। इससे पहले जितने भी पेपर करवाए थे वो 12th लेवल के, आबकारी हो गया, कनिष्क हो गया, ठीक है, स्टेनो हो गया। ये पेपर मेन है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले हम हिंदी क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कितने कर रहे हैं? हिंदी क्वेश्चन, ठीक है। आंसर भी आपको अपना बताना है लास्ट में जब कितने नंबर बन रहे। चलिए पहला क्वेश्चन था, देखिए सूचियों का मिलान करना था। चलिए देखिए पहला दिया हुआ है, समसामयिकी घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित लेख, तो इसको आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आलेख कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? आलेख वाला, ठीक है। ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है, किसी विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी जो होती है उसको कहते हैं संपादकीय कहा जाता है उसको। ये आपका सेकंड होगा। व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं पर मौजूद प्रस्तुति, देखिए अगर आप लोग भी जो होंगे इनको देखते होंगे, ठीक है। क्या देखते होंगे यहाँ पे? व्यवहारिक बातों पर, ठीक है। तो ये होती है आपकी, इसको फीचर कहा जाता है। ये आपका चौथा होता है। और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रम से प्रकाशित करना, तो धारावाहिक आप लोग इसको देखते होंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3-2-4-1, तो 3-2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो देख सकते हैं 3-1 3-2-4-1, तो 3-2-4-1 कहाँ पे है? 3-2-4-1 और आपका फर्स्ट पे देखिए, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला है सेकंड क्वेश्चन, गढ़वाली शब्द उडियार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है, ठीक है। अब ये यहाँ पे गढ़वाली शब्द पूछ लिया था। पहला है, यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, ठीक है, पहला आपका ये दिया हुआ था। अगला था, इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है, हाँ ये बिल्कुल ये सही है आपका, ठीक है। पुरोहित लोहार रुड़िया और ढोलवादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता था। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना क्या है कि बहुत से लोगों ने ए आंसर माना, बहुत से ने यहाँ पे माना कि बी होगा, ठीक है। मतलब सही पूछा गया था तो बहुतों ने इसमें सभी गलत मानी, पर ऐसा नहीं था। क्योंकि जो आपका देखिए थर्ड है ना, ये भी सही है, और जो चौथा ये भी सही है। फिर बाद में इसमें प्रत्यावर्तन लगे तो आयोग ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आयोग ने इसका आंसर कुछ माना नहीं। तो अब देखिए आयोग ने नहीं माना तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका आंसर ये है। बट जहां तक इसका आंसर था आपका एक तीसरा और 3 और 4, पर 3 और 4 ऑप्शन में कहीं पे था ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसको मान सकते हैं। तो आयोग ने इसको लेट माना, तो इसका आंसर अब क्या है मैं भी नहीं कह सकता हूँ। देखिए आपको उडियार जो होगा चलता हो गढ़वाल में, ठीक है, आप लोग उसको एक बार देख लेंगे क्या होता है करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति को कौन सी लोकोक्ति प्रकट होती है? प्रकट, ठीक है। अब देखिए पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में कह रहा है, तो मांगिक खाणु, मरोड़ीकरण, वीराणा सोना नाग दिखुण, सोण मड़ी सासू, भादो एन आंसू, रोण मनसा छह बल आंखा थचाक लगी। अरे क्या कह रहा है? अगर किसी पराई की वस्तु है तो उसमें भी क्या लोग क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर दिखावा कर रहे हैं तो उसको क्या होता है? उसमें कहते हैं कि वीराणा सोनान, मतलब दूसरे का, वीराण मतलब दूसरे का, ठीक है। सोनान मतलब सोना, उसका नाक दिखना मतलब दूसरे की चीज में अपनी नाक दिखा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहीं से इसी पेपर से ये चीजें पूछनी शुरू हो गई थी और अभी तक चल रही है। आपका नया पैटर्न आपका इसी पैटर्न पे आगे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। चौथा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए अब ये भी है अलंकार, मैं हमेशा कहता हूं अलंकार से क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोला है कौन सा अलंकार, क्या कह रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीय अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार, ठीक है। इसमें है आपका मानवीकरण अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। पांचवा है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अरबी फारसी में, पश्तो अरबी में, कैथी महाजनी में या फिर उपरोक्त सभी। तो देवनागरी के अतिरिक्त जो हिंदी भाषा जो है ना वो किस में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये लिखी जाती है कैथी महाजनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, आखन है आंसू उनी, घुनन है जय के उनी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड से हिंदी में देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन आ रहे हैं ये कल्चर वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर 6 पेपर क्वेश्चन कर लिया आपने तो देखिए पहला पत्रकारिता का क्वेश्चन था, दूसरा कुमाऊनी गढ़वाली वाला था, गढ़वाली कह सकते हैं उत्तराखंड का, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन फिर उत्तराखंड का था, चौथा अलंकार वाला हो गया, पांचवा हिंदी देवनागरी वाला हो गया, अब छठा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे उत्तर, मतलब 6 में से 3 क्वेश्चन अभी तक हम 1 2 3 क्वेश्चन है उत्तराखंड का आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे है क्या, तो कह रहा है कि जो आखन है आंसू ऊनी, घुनन है जेके ऊनी, तो इसमें जो लोकोक्ति है ना इसका जो अर्थ है, ठीक है, तो वो अर्थ है आत्मीजनों को सहानुभूति होती है और दूसरों को नहीं होती है। जो आपके आत्मजन होंगे ना उन्हीं को सहानुभूति होती है, दूसरे को नहीं होती है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छे से करना, मैं फिर से कह रहा हूं ये पेपर जो है ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था और आपका सेम ऐसा ही पेपर आएगा और थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये आपका 2 साल पहले का पेपर था, अब पेपर और चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है, अब और एडवांस में चीजें आ रही हैं अभी। चलिए अब 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे देखिए फिर से कुछ क्वेश्चन आ गया है, अब ये आ गया आपका शब्दों से आ गया है, योगी हो गया, ठीक है। देखिए पहला है सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। पहला देख क्या है, देखिए अब यहाँ पे पहला दावत दिया हुआ है, ठीक है। तो दावत देखिए, दावत क्या है, दावत एक आगत शब्द है आपका, क्या है, एक आगत शब्द है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ हो गया, बाहर से आया हुआ है। थैला शब्द है, थैला देखिए, थैला हम क्या बोलते हैं, हमारा देश के अंदर जन्मा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा देशज हो जाएगा। अब आता है पंकज, पंकज आपका योग रूट शब्द है, पंकज, ठीक है, योग रूट हो जाएगा। और तहसीलदार क्या हमारा संकर शब्द है, ठीक है, तहसीलदार, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फर्स्ट का आपका 4, तो 4 3 2 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां कह रहा है, जौनसार में स्थानीय ज्योतिषी की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं, पात्रा, सांचो या बगुई, जन्मपोत्री या फिर पासो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जौनसारी में स्थानीय ज्योतिष की जो भाषा लिखी है ना उसको कहते हैं सांचो कहते हैं या फिर बगोई कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 9वां है, निम्नलिखित शब्दों में युग्म में कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है, कह रहा है पक्ष का विपक्ष होता है, आस का पास होता है, थोड़ा का बहुत होता है, नम्र का दृष्ट होता है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा मिला जो यहाँ पे विलोम शब्द एक नहीं है, गलत दिया हुआ कह रहा है, ठीक है। तो देखिए आस का पास नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन फिर से उत्तराखंड क्वेश्चन आ चुका है, मैं फिर से कह रहा हूं उत्तराखंड अभी जो पूछ रहा है ना यूके ट्रिपल एससी, हिंदी में 10 क्वेश्चन उत्तराखंड के कल्चर से आ रहे हैं या 10 क्वेश्चन हिंदी से आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन का पैटर्न ये बन गया, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड 50 नंबर का आ रहा है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, भटुआ, भटा और सैमी क्या है, स्थान है, वनस्पतियां हैं, वस्तु है या फिर बर्तन है, तो ये क्या है, देखिए जो भटुआ है, भटा है और सैमी है ये उत्तराखंड की ना वनस्पतियां हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है, देखिए फिर से उत्तराखंड क्वेश्चन आ चुका है, छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की वजह, बहुत बार कहते हैं ना छिटाण होने मतलब छिट्टे गिर रहे हैं, मतलब ठीक है, छिट्टा गिर रहे हैं ऐसे भी कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो छिटाण का अर्थ होता है बूंदाबांदी होना, पहला तो आपको क्या है बिल्कुल सही दिया हुआ है, हमको पूछा कि गलत पूछा गया, ठीक है। दूसरा है बर्ख का अर्थ है वृष्टि, बर्ख मतलब जो बारिश होती है ना उसको बर्ख कहते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका दूसरा भी क्या दिया हुआ है, बिल्कुल राइट दिया हुआ है। अगला कह रहा है, झड़ का अर्थ है लगातार कई, हाँ अगलता लगातार बहुत दिन तो बारिश होती है, जैसे अभी मानसून चल रहा है तो अभी लगातार 2 3 दिन 4 दिन बारिश हो जाएगी ना तो क्या कहेंगे पता है कि लगातार झड़ है, वो मतलब ऐसा कहते हैं लगातार झड़ है, 4 दिन में झड़ चल रहा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लगातार बारिश होती है तो उसको झड़ कहते हैं, ये भी सही है। अब है आपका डी, छिटाण का अर्थ है अतनी, अभी हमने क्या देखा छिटाण का अर्थ,
बूंदाबांदी लिखा था ना, तो यहाँ अतिवृष्टि मतलब लगातार जो बारिश होती है ना उसको छिटान नहीं कहते हैं। छिटान मतलब जो छींटे गिर रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हो रहे। अब अतिवृष्टि में तो लगातार ही बारिश आएगी, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 12वां है सूचियों का फिर से मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला बोला गया है न करने योग्य, जो न करने योग्य चीजें होती है वो क्या होती है, उसको कहते हैं अकरणीय। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है जहां पहुंच ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है, उसे कहते हैं अगम्य, कहते हैं उसको अगम्य, ये वन हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका अकिंचन कहा जाता है, अकिंचन, ये फोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है जिसकी गिनती ना की जा सके, तो अगणनीय हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 3142, तो 3142 देखते कहां दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए 3142, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा 13वां क्वेश्चन। फिर देखिए, फिर से मैंने कहा था संधि से भी एक क्वेश्चन आता है। अनु प्लस ऐसण बराबर अन्वेषण, यह किस संधि के नियमानुसार होगा? यण संधि के अकॉर्डिंग होगा, अयादि संधि, गुण संधि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जहां पे आदि शब्द आ जाएंगे ना वहां पे यण संधि होगी हमेशा। बस सिंपली याद रखो, जहां पे दो बड़े हो जाएंगे वहां पे ऊपर साइड जैसे ओ बन जाएगा, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, दो चीजों की वृद्धि हो रही है वहां पे। क्लियर है ना आप लोगों को? तो ये हो जाएगा आपका यण संधि। ठीक है, अभी मैं हिंदी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। इंपोर्टेंट जो 7 से 8 चैप्टर पूछे आ रहे हैं यूके ट्रिपल एससी में, तो उनको मैं अच्छे से प्रैक्टिस भी कराऊंगा और साथ में उनकी थ्योरीज भी कराऊंगा। ठीक है, तो वो 8 दिन में 8 वीडियो आएंगी, 8 दिन में आपका पूरा हिंदी यहाँ पे कवर हो जाएगा और आप फुल नंबर ले आएंगे उसमें से। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहना बस। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना आप लोग। आप लोगों के लिए मैं उत्तराखंड का हिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, 3 से 4 वीडियो आ गई हैं, और धीरे धीरे मैं जीएस की भी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन एमसीक्यू 20 मिनट में करने का ट्राई करूंगा आपके लिए। 200 से 250 पेपर करने का मेरा टारगेट है, देखो कितने हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां है ज्वेकिन ज्वेन है वीक क्वीन है। मैं ज्वे शब्द क्या है, अब देखिए मैं एक चीज और क्लियर करूं यहाँ पे, जो ये ज्वे है, ठीक है, वीक है, क्वेक है, जो अभी हमने इससे पहले जो बूदाबादी छिटार देखे, ठीक है, इनके लिए मैं उत्तराखंड के लिए स्पेशली वीक में 2 वीडियो लेके आता हूं। ठीक है, जिसमें मैं उत्तराखंड की जो शब्दावली है ना, गुमावनी, गढ़वाली, जौनसारी, वो शब्दावली को कराता हूं, और वहां से डेफिनेटली आपको ये शब्द मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए, तो उसको काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए जैकी ज्वेन है वैकी क्वीन है, मतलब किसी जिसका कोई नहीं है ना, मतलब ज्वे मतलब जिसका कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात देखना, जिसकी ज्वे है, ज्वे मतलब होती है घरवाली, जिसकी घरवाली नहीं है ना उसका कोई नहीं है कह रहा है यहाँ पे। तो ज्वे को मतलब पहाड़ी में क्या कहते हैं, ज्वे मतलब घरवाली जो होती है ना, जो पत्नी होती है, उसको यहाँ पे ज्वे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये क्वेश्चन बाद में भी पूछा गया था और यहाँ पे भी पूछा गया था। ठीक है, और इसी पेपर के बाद यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ था, कैसे एग्जाम में पेपर जो बनना है पैटर्न आया हुआ है। क्लियर है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां है रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है दृश्य रूप, नहीं दृश्य तो होता नहीं है। आप लोग रेडियो पे कहां दृश्य देखते हैं आप लोग? दृश्य श्रव्य नहीं, ओनली श्रव्य होता है, दृश्य नहीं होता है। मूक नहीं, ये भी नहीं होता है। हाँ ओनली श्रव्य, हम ओनली सुन सकते हैं ना रेडियो की, जो रेडियो अब जो ऑन करते हैं, अभी के टाइम पे तो रेडियो आपके पास किसी का होगा भी नहीं, अब तो सब यूट्यूब वाले जमाना आ चुका है जहां पे दृश्य क्या भी है और वो श्रव्य, दोनों माध्यम है। बट जो आपका जो रेडियो है ना वो आपका श्रव्य रूप है, जैसे बस आप सुन सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां है निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, सर्वनाम का भेद नहीं है कह रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अतिवादी सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें से कौन सा नहीं है? तो अतिवादी सर्वनाम आपने सुना ही नहीं होगा सर्वनाम के अंतर्गत, तो इसका भेद ये नहीं होता है। बाकी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक ये क्या होता है, सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17वां है, अब देखिए ये बुक पूछी गई थी, इस बुक की इतनी डिमांड है, मैं आज ही देख रहा था टेलीग्राम पे कोई बोल रहा था कि भाई इसकी जो पीडीएफ है वो ना ऑलरेडी टेलीग्राम में डाली हुई है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड में ही बता दिया मैंने। तो देखिए चिक्कल कामची उड़ाइल, ये एक उत्तराखंड की बुक है जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी शब्दकोश भंडार वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की लोक कथाओं का संग्रह है, नहीं गलत है आपका, उत्तराखंड के लोकगीतों का संग्रह है, उत्तराखंड की भाषाओं का कहावतों का कोश है, या फिर उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। अब मैंने बता ही दिया ये क्या है, उत्तराखंड की भाषाओं का एक व्यवहारिक शब्दकोश है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बुक है, ये बुक भी पूछ ली थी और इसके अगले पेपर में एक बुक पूछी गई थी, और आजकल तो एक बुक पूछ ही रहा है। ठीक है, चलिए 18वां है सूचियों का फिर से मिलान करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, राहुल घर जा रहा है। ठीक है, पहली बात राहुल यहाँ पे क्या कर रहा है, घर जा रहा है। ठीक है, तो राहुल घर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, विधिवाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है राहुल घर जाओ, अब राहुल को क्या कह रहा है, घर जाने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको आज्ञा दी जा रही है, आज्ञार्थक हो जाएगा ये, तो आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या राहुल घर जा रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या शब्द लग गया है,
क्या क्या राहुल घर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्नवाचक हो गया, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आप क्या राहुल घर जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं क्या आप घर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, ये आपका 1 हो जाएगा। अगला है शायद, अब देखिए शायद लग गया है, फिर यहाँ पे शायद के बाद राहुल घर जा रहा है, शायद राहुल घर, अब यहाँ संदेह हो रहा है, शायद जा रहा है कह रहा है, ठीक है। तो कुछ संदेह की स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर एक ही में देखिए 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस से चीजों को करना, आराम से हो जाएंगे सोच के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। अखाण पखान क्या होते हैं, सब चीजें करवाई हुई है, एक बार विजिट कीजिए प्ले लिस्ट पे, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बस एक बार जाके देखिए अच्छे से चीजों को, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आएंगी तो इसके करके आप आगे चले जाना, दूसरे चैनल पे चले जाना, ठीक है। पर एक बार विजिट कर लेना। कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, कथा को, मुहावरा, पहेली या फिर जागर, तो किसको कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड में जो पहेलियां है ना, कुमाऊनी कुमाऊनी पहेलियां जो है उनको आण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही युग्म को छांटिए, ठीक है। तो सही युग्म को यहाँ पे छांटना है। पहला है अंतःस्थ व्यंजन लौ है, उष्मी व्यंजन चौ है, आगत व्यंजन टौ है, संयुक्त व्यंजन कौ है। अब यहाँ पे सही को, अब देखिए संयुक्त व्यंजन चाह होते, कौ तो होता ही नहीं है उसमें संयुक्त व्यंजन, पहली बात, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन आपने पढ़े होंगे, य र ल व, य र य र ल और वो, तो यहाँ पे लॉ आ रहा है ना, देखिए अंतःस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। बस एक चीज देखना, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, देखिए वीडियो तो थोड़ा लंबी होगी, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। पर इसमें एक चीज ध्यान देना हमेशा की तरह, उत्तराखंड और जो हिंदी के क्वेश्चन है वो कितने आ रहे हैं उसमें ध्यान दो। पहली बात देखिए, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन था 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो खुद देखिए आप लोग, मैंने पहले कहा था 9 से 10 क्वेश्चन, इसके बाद के पेपरों में तो 11 से 12 क्वेश्चन भी उत्तराखंड के पूछे गए हैं। तो हिंदी में आप जो हिंदी आ रही है आपकी ना, उसमें उत्तराखंड के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड हिंदी के पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। तो इसको ध्यान से देना, मैं फिर से कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं, ये नहीं कि हिंदी में ही लगे रहना, इनमें नहीं पढ़ोगे तो हिंदी 10 ही नंबर की आएगी, और वो हिंदी सिंपल 10 नंबर की आ रही है, वो भी 6 चैप्टर से आ रही है। देखिए पत्रकारिता से आ रही है, ठीक है। उसके बाद पत्रकारिता के बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा अलंकार से मिलेगा, 2 चैप्टर हो गए हैं। एक आपको संधि मिलेगी, ठीक है। एक ही हिंदी का विकास जो होता है देवनागरी लिपि, वहां से पूछ रहा है। और आपको उसके बाद विलोम शब्द पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को देखना, चीजें हो जाएंगी आराम से, ठीक है। बड़े आगे चलते हैं, धीरे धीरे चीजों को देखते हैं आगे। अब देखिए, अब यहाँ से जीएस से क्वेश्चन आएंगे हमारे, इनको देखेंगे, ठीक है। 21 से हमारे जीएस से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। पहला कथन था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये पहला कथन दिया हुआ था यहाँ पे, तो ये आपका पहला कथन है। तो पहला कथन क्या था आपका, बिल्कुल ये सही था यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। अगला कोई था कथन, यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं को केंद्रित था। नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था कि ये ओनली, मतलब जो एज ग्रुप आपने यहाँ पे डिसाइड कर रखी, नहीं, ये एज ग्रुप यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। अगला है, अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया। हाँ, ये बात तो सही है, फुल सोशल इंक्लूजन ऑफ कैंडिडेट इज इंश्योर्ड, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 दोनों सही था। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये करंट अफेयर का था, और पूरा डिटेल में चीजों को किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है खुद देख सकते हैं आप। जो आप ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसको छोड़ दो, करंट में वो आप रिवीजन करना लास्ट टाइम पे, बट करंट अफेयर को डीपली पढ़ने का ट्राई करो। मैंने वीडियो कराई हुई है एक, उसको देखना, वैसे करंट अफेयर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो राइट हो जाएगा 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने को रोकते हैं। तो उसको क्या ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, उसको डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं, उसको डिनाइल और सर्विस, अवांछित ईमेल जिसको स्पैम कहते हैं या फिर फिशिंग कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको ना डिनाइल ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट होगा। देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन है, पर बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट आपको जो लैंग्वेज होती है ना, इसको पढ़ने में बहुत से लोग समझ नहीं पाते, इसको मत समझना मीन है। क्वेश्चन आपको आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा वो, बट आप क्या होते हैं ना, 1 लाइन में पढ़ते हैं, तो पर ये स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं ऊपर का पूरा क्वेश्चन, तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि पूछ क्या है एक्चुअल में। तो उसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
आगे बढ़ते हैं। भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने किस देश को हराया? ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को, बेल्जियम को, स्पेन को या फिर नीदरलैंड को। ठीक है, तो जर्मनी ने किस देश को फाइनल में यहाँ पे हराया था? ये क्वेश्चन करंट का था, तो यहाँ पे बेल्जियम को हराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ये करंट के क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 24वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। पहला क्वेश्चन दिया है, बोला गया है जो फॉरेन कैपिटल इट हेल्पफुल टू राइज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन, जो पहला स्टेटमेंट जो है आपका, ये बिल्कुल क्या है? राइट है। ठीक है, जो विदेशी पूंजी निवेश स्तर होना है ना, वो क्या करता है? निवेश, जो विदेशी पूंजी होती है ना, वो निवेश स्तर को बढ़ाता है। सही बात है, क्योंकि बाहर का पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा हो पाता है उससे। ठीक है, सेकंड है विदेशी पूंजी तकनीक ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। हाँ, ये भी सही है। तो फॉरेन कैपिटल इट हेल्पफुल विच एक्सपांशन ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 25वां है, देखिए ये क्वेश्चन तो ट्रेडमार्क है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया मेक इन इंडिया वाला, या इसका मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ वो पूछ लेता है, या फिर इसके जो 4 पिलर्स हैं इनको पूछ लेता है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड अवर 4 पिलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज 4 पिलर्स। ये कह रहा है कि इन चारों में से कह रहा है कौन सा एक नहीं है। ठीक है, देख पहला है नई प्रतिक्रियाएं, पहला क्या है? नई प्रतिक्रियाएं, तो ये तो बिल्कुल सही है, न्यू प्रोसेस तो बात करी थी उसमें। दूसरा कह रहा है नई बुनियादी ढांचे, जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, उसकी बात भी कर रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है न्यू माइंडसेट, हाँ माइंडसेट की बात, नई सोच की बात भी करता है वो, बट जो डेस्टिनेशन है ना, उनकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। जो ये मेक इन इंडिया के 4 पिलर्स हैं, इनमें न्यू डेस्टिनेशन की बात की नहीं हुई, बाकी न्यू प्रोसेस की बात की हुई थी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हुई थी और न्यू माइंडसेट की बात की हुई थी। और ये क्वेश्चन, ये पेपर, इससे पहले अगला पेपर जो आएगा वो वीडियो वीपीडी एग्जाम का, जो 27 जुलाई के आसपास पेपर हुआ था 2023 में। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगला पेपर हुआ दिसंबर में, हुआ 31 को, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं आयोग इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है, तो इन क्वेश्चनों को इसलिए मैं यहाँ से अच्छे से करा रहा हूँ। ठीक है, खाली टिक करके तो ना, आपने बहुत यूट्यूब देख ले होंगे चैनल, जहाँ पे पेपरों को एकदम आंसर गूगल से टिक करके आगे बढ़े, समझाई चीज नहीं। मैं आपको एक एक चीज को समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटो यही है कि आपको जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और किस लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है। पढ़ाने को तो मैं भी यहाँ पे आऊँ और सीधे क्वेश्चन पढ़ूँ और टिक करूँ, आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए भी फायदा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। क्योंकि अब पढ़ाना ही है तो अच्छे से पढ़ाओ, या तो मत पढ़ाओ। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट थी, और लैंडमार्क स्टेटमेंट भी इनको कहते हैं। ये अभी ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है ना आपके स्टेटमेंट, मतलब ये आपका जो वाद थे, ठीक है, जो ये केस आए थे सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि कौन से केस में किस चीज के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई थी, जिसमें संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती बोला गया था क्योंकि ये पवित्र है, तो ये किस कौन से केस में कहा? चंपाकाई दोहराई वाद 1951 का था, इसमें बोला गया था, या केशवानंद भारती के 1973 लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इसने पूरे हमें संविधान की व्याख्या चेंज कर दी थी। मिनर्वा मिल्स केस या फिर गोलकनाथ केस। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार एग्जाम में। और अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड का लोअर पीसीएस का एग्जाम अपर का हुआ था, वहां पे ना यहाँ पे सन्नी दिए थे, बोला गया था कि ये केस कौन सा था, इनमें से इनको ऑर्डर में लगाना था। तो ये भी पता होनी चाहिए आपको, ये केस जो है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, ऐसा जो बोला गया था वो गोलकनाथ वाद हुआ था 1967 में, तो वहां पे बोला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़े कह रहा है। पहला दिया हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है, कह रहे हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ये दी हुई है, तो बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना, वो लॉन्गेस्ट सिंगल फ्री एक्सप्रेसवे इन द कंट्री, सही बात है। सेकंड कथन था यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों, हाँ अगर दिल्ली या मुंबई एक्सप्रेस दिखेगा, ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। देखिए कैसे है, ये आपका मैप है जैसे। ठीक है, क्योंकि न्यूज में था उस टाइम पे, इसलिए क्वेश्चन बनाया था, ये आपका मैप है, ऐसे बना दो। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली है, फिर उसके बगल में लग के क्या आता है आपका, हरियाणा आता है, फिर आपका आता है राजस्थान आता है। ठीक है, राजस्थान आता है, फिर उसके बाद जब ये जाता है ना, तो ये गुजरात के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, थोड़ा एमपी में भी जाता है, फिर एमपी में आते आते ये महाराष्ट्र चले जाता है। ठीक है, तो ये सभी राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, राज्य हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वां है सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, दादा भाई नरोजी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नरोजी के बारे में बात करेगा तो कह रहा है इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध था यहाँ पे बॉम्बे एसोसिएशन से था। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का 4 हो जाएगा।
अगला है गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनका संबंध था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से, ऑप्शन ये थर्ड हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, इनका संबंध था आपका द मराठा से, द मराठा, ठीक है, द मराठा करके इन्हें लिखी थी बुक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड। और लाला लाजपत राय, इनका संबंध है द पीपुल से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो 4-3-2-1, तो 4-3-2-1, 4-3 देखिए, 4 वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था, कह रहा है। वहां पे मतलब जो आपका 1996 में सिंगापुर में ना WTO की प्रथम मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी, जो जिसका उठाए गए मुद्दे सिंगापुर मुद्दे यहाँ पे बात की गई थी, तो उसमें से एक मुद्दा कौन सा नहीं है, कह रहा है। वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की हुई थी, वहां पे पर्यावरण की बात नहीं की, पर्यावरण सतत का एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की हुई थी, प्रतिस्पर्धा जो नीति होती है कंपटीशन पॉलिसी की बात नहीं की हुई थी, या फिर गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट जो होता है सरकारी खरीद उसकी बात नहीं की हुई थी। इसमें से 3 बातें तो हुई थी, बट एक कौन सी बात यहाँ पे नहीं हुई थी, ये कह रहा है, ठीक है। तो वहां पे ना एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की हुई थी, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट की बात तो की हुई थी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी की बात भी हुई थी, और गवर्नमेंट जो प्रोक्यूरमेंट होता है ना उसके बारे में बात की हुई थी यहाँ पे, ठीक है। 30वां है यहाँ पे, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, कह रहा है। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, अगला है रोम, अगला है कैच मेमोरी, या फिर मैग्नेटिक डिस्क। इसमें से मुख्य मेमोरी का पार्ट इसमें से कौन नहीं है प्रकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ना, ये मुख्य मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। बाकी कैच मेमोरी, रोम और रैम क्या होते हैं, मुख्य मेमोरी के प्रकार यहाँ पे होते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है चीजें। 31वां है, उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया था। प्रभाकर वर्धन, हर्ष, ग्रहवर्मन, या फिर राजश्री ने, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या था, हर्ष ने, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसलिए देखिए हिस्ट्री में भी ना चंद आपको मौर्य वंश, गुप्ता वंश ये आपको पढ़ने हैं, यहां से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन 1-2, ठीक है। 32वां है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। कोयम्बटूर को, मदुरै को, तूतीकोरिन को, या फिर मैटूर को, ठीक है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करेगा, ठीक है, साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर होता है वो किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को, ठीक है। कोयम्बटूर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह भी बहुत चीजें होती है, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, 33 की तरफ बढ़ेंगे हम। सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिए हुए हैं हमको, आर्टिकल दिए हुए हैं। मैंने कहा था ना पहले एक आर्टिकल पूछा था, अब क्या कर रहा है, 4 आर्टिकल दे देगा, उनको बताएगा कि इनको मैच करो। देखिए पहला कह रहा है वार्षिक वित्तीय, देखिए मैंने एक बात हमेशा बताता हूं, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसको बजट कहते हैं। हमारे संविधान में बजट नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 में वहां पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सीधे आप 112 आर्टिकल ढूंढो, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में, ठीक है, फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा। अब पहले नीचे जाओ सीधे, अब देख, अब आपको ये नहीं पढ़ने कुछ भी, अगर आपको पहला आ गया है तो ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे देखो ए का थर्ड का है, ए का थर्ड ऑप्शन सी में है, बस बाकी सबको कट करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ अगर टाइम है, वैसे टाइम वेस्ट मत करना वहां पे एग्जाम में, क्योंकि एलिमेंटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर ऐसे करते हो ना टाइम बचता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या होगा, आपको ये नहीं आएंगे ना, फंस जाएंगे आप। तो अगर एक आपको आ गया ना, एक का 3 था, तो ये तो पता ही होता है सबको, पर हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम और भी देखेंगे। दूसरा कह रहा है सांसदों के वेतन एवं भत्ते जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये होते हैं आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, फिर 1। धन विधेयक, मनी बिल के बारे में कहां बोला गया, आर्टिकल 10 में बोला गया है, ठीक है। देखिए कल की वीडियो, कल का जो पेपर था उसमें शायद मेरे से मनी बिल मैंने 109 बोल दिया है, ठीक है, वो गलती से निकल गया था, क्योंकि वो करेक्शन उसको कर लेना एक बार, क्योंकि कभी कभी होता है ना फ्लो में हम कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मनी बिल की बात होती है वो 110 में दिया हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान देना। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगला है कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है, तो ये 392 में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो देखिए 3124, तो 3124 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 34 देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री से पूछा गया और ये क्वेश्चन भी पूछा गया बार बार, ठीक है। जो भारत में शासन अधिनियम थे ना, ये हिस्ट्री में पढ़ लो या फिर इसको आप पॉलिटी में पढ़ लो, ये दोनों जगह दिए हुए हैं, ठीक है। पहली बात देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का था, उसमें क्या चीज इंपोर्टेंट थी यहाँ पे, ठीक है, चीज क्या इंपोर्टेंट थी वो देखना है। पहली बात ध्यान से देखना, इसमें ना क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए एलिमिनेटर मेथड, अगर मैंने फर्स्ट का थर्ड कर दिया तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक ही में दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है,
एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहां से भी क्या होगा, आपका सी राइट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है ना, आगे बढ़ जाओ, और हम यहाँ पे करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या हुआ था, इसमें ना सांप्रदायिक कम्युनियल रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये आपका डो हो जाएगा। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 जो आता है, उसमें क्या बात की गई, उसमें ना यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक है, 2 सदन होंगे करके, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 तो पता ही होता है, क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई और इसको स्टेट में लागू कर, सॉरी प्रांतों से हटा के सेंटर में लागू कर दिया गया, केंद्र में। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है अबॉलिश्ड डायरची सिस्टम को खत्म कर दिया गया, प्रोविंस प्रांतों में। ठीक है, तो ये आपका 3241, 3241 ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे चीजों को आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35वां, एमएस वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में आप लोग काम करते होंगे। ठीक है, अगर आपको सब कुछ एक ही बार डिलीट करना होता है, ठीक है, तो उसमें शॉर्टकट की यूज करते होंगे आप लोग। ठीक है, तो वो शॉर्टकट की कौन कौन सी होती है, ये देखना है। ठीक है, कंट्रोल बैकस्पेस करते हो, कंट्रोल डिलीट करते हो, ठीक है, या कौन सी करते हो, या डी ए एंड बी दोनों करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए अब ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों होता है, कंट्रोल बैकस्पेस भी होता है और कंट्रोल डिलीट भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, बट पता नहीं आयोग ने क्यों इसको आंसर को डिलीट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों दिए थे यहाँ पे, ए एंड बी, डिलीट वाला भी था, बैकस्पेस वाला भी दिया था। ठीक है, बट पता नहीं आयोग ने इसको लास्ट में जब फाइनल आंसर की आती है आपकी, तो वहां पे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। आई थिंक उसका उनका आंसर हुआ कि अल्टर, कंट्रोल और डिलीट भी होता है करके, इसलिए तीनों दे दिए थे, यहाँ पे एन बी दिया हुआ था। ठीक है, तो आयोग ने इसको डिलीट किया, आंसर तो इसका डी होना चाहिए था, ए एन बी, क्योंकि हम भी करते हैं तो ए एन बी यूज करते हैं। ठीक है, बैक स्पेस भी और डिलीट भी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो आप लोग बताना कि ऑप्शन नंबर सी भी राइट था क्या, आयोग ने इसको डिलीट क्यों किया था। ठीक है, तो इसका आंसर को डिलीट किया आयोग ने, तो मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, अगले दिन कुछ क्वेश्चन आएगा तो अगर ये ऑप्शन होंगे, फिर आप डी करके आएंगे, तो फिर आयोग क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो आप मुझे बोलेंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए। बाकी मैंने आपको आयोग का भी आंसर बता दिया है, अब इसके ऊपर आप कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे ना सूचियां दी हुई हैं, सूचियों का मिलान करना है फिर से। अब पहली बात यहाँ पे क्या दिए, दर्रे दिए हुए हैं, ये पास दिए हुए हैं। ठीक है, कौन से स्टेट में कौन से पास है करके ये दिया हुआ है, ज्योग्राफी का पार्ट है, ये बता के भी चल रहा हूं मैं कि किसी को नहीं आइडिया होता ना ये क्वेश्चन कहाँ पे पढ़ने हैं, तो ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोहतांग पास है आपका, रोहतांग पास सुनते होंगे न्यूज में हमेशा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड को पता ही होगा सबको, उत्तराखंड में कौन सा है, नीति पास है ना, ऐसे याद रखो। ठीक है, मीन मालिनी, मालिनी उत्तराखंड में कौन कौन सा है, एक आपका है माना पास है, एक लिपुलेख पास है ली, और नी से नीति पास हो जाएगा। कख नीति कख माना, उसमें क्या था, एक कहावत है ना वो, श्याम सिंह भंडारी ने कहाँ कहाँ जाना, जो वो पटवारी, श्याम सिंह पटवारी ने जो भी था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, वो जिस बहुत ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को लगा नीति और माना बहुत पास पास में, बहुत दूर दूर थे। ठीक है, पर यहाँ के दोनों के लिए एक ही पटवारी रख दिया, और वो वहां भी जाता और वहां भी जाता। तो कख नीति कथ माना, श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना, ऐसा कुछ है स्टेटमेंट। ठीक है, इसको देखना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा आपका नीति पास, 3 हो जाएगा। अगला है सिक्किम। अब सिक्किम में इंपोर्टेंट नाथुला पास, ये बहुत न्यूज में रहता है, आपने देखा होगा, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है यहाँ पे। अगला है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है दिहांग पास आपका, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2341, तो 2341 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 37वां है राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपका, ये आपका राइट है। ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया हुआ है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है ना, इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर इन द इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, सही बात है। अगला कह रहा है आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, ये मौद्रिक वस्तु की क्या है, मौद्रिक नीति की विषय वस्तु नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन एक ही राइट होना चाहिए। तो देखिए ओनली 1, तो ओनली 1 ए आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट है। ठीक है, देखिए अगर आपको लगेगा कि आपको अगर कमेंट करना आप लोग, फिर मैं पोल भी कराऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है आप लोगों को, इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़नी है आपको, तो मैं उसके लिए भी क्रैश कोर्स शॉर्ट 5-6 वीडियो बना दूंगा, जिससे मतलब जो क्वेश्चन 3 से 4 को, देखिए मैं पहले आता हूँ 30 क्वेश्चन की जीएस आती है ना, इसमें से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, उसको हटा दो, बाकी बचे आपके 25, तो 25 में भी से 4 से 5 करंट अफेयर के आएंगे, बचे 20। अब 20 में क्या होगा, पॉलिटी भी आएगी 4 से 5 नंबर की, ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी और इकोनॉमी भी आएगी, तो 4 से 5 क्वेश्चन लेके चलो इकोनॉमी के भी। ये 4-5 नंबर कवर करने हैं, तो इसके लिए भी मैं 70 दिन का टाइम है। देखिए अब एक एक करके करूंगा, ये नहीं कि अभी कल से आप शुरू हो जाओ। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने कहा था मैं रीजनिंग भी कराऊंगा और उत्तराखंड हिस्ट्री भी कराऊंगा, पेपर भी। अब एक दिन वीडियो नहीं आ रही तो लोग कह रहे वो वीडियो कब आएगी, अरे आएगी भाई, सब आएगी। एक तो इंटरनेट बहुत कम होता है मेरे पास। ठीक है,
तो वो अपलोड करने को भी चाहिए होती है ना, एक दिन में 2-2 वीडियो ट्राई कर रहा हूँ कि हो जाए करके, बट हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। मैं कर रहा हूँ मेहनत, मैं कर रहा हूँ टाइम मैनेज अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए जो कमिटियां है ना, ये कमिटीज मैंने कराई हुई है एक वीडियो में, इंपोर्टेंट जो 12 से 14 कमिटीज हैं, ये भी हर पेपर में पूछ रही है, तो इनको भी एक बार कर लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे वैसे हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका जुड़ा है कुछ मेरा एक नाता है खासकर, ठीक है। चलिया समिति, ये मैं कभी से भूल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, कर सुधार के लिए, क्योंकि ये पेपर में जिस दिन आया था, मैंने 1-2 लोगों को बताया भी था एग्जाम में जाते हुए कि इसको एक बार याद कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रहता है मुझे, चलिए यह समिति कर सुधार, ऐसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो वो जो भी था। देखो तो यहाँ पे क्या था, देखिए जो कर सुधार था ना, टैक्स रिफॉर्म स्ट्रक्चर की बात करेगा, तो हमेशा याद रखना चलिए यह समिति का संबंध है, ठीक है। और ये जितनी तेंदुलकर समिति है, लकड़वाला समिति है, मनमोहन सिंह कमेटी है, इन सबको पढ़ लेना एक बार, और मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक बार प्ले लिस्ट में आप लोग जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको, इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, इसका मिल गया ना, ऑप्शन नंबर ए मिल गया आपको, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 39वां, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका, क्या पूछा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा हुआ है, क्योंकि जो जो कंट्री कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, पेपर आपका होने वाला है 70 दिन बाद, और अभी देखिए क्या हुआ था, यूएस का, ठीक है, उसके बाद ईरान का और इजराइल का कौन लड़ाई चल रही थी। अब आपको ना जो ईरान है, इराक है, मिडिल ईस्ट की कंट्री है ना, बहुत आपस में मिली हुई है, बहुत मतलब घिचे पिछड़े हैं यहाँ पे, छोटी छोटी कंट्रीज हैं और वो एक दूसरे से मिली हुई हैं, तो उनके बॉर्डर पूछ लेता है। अब देखिए यहाँ पर भी इजराइल पूछ लिया है, अब कह रहा है कि कौन सी साझा नहीं करता है। पहली बात सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या फिर ईरान। अब यहाँ पे कौन सी नहीं करेगी, अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ईरान थोड़ा साइड में है, वो इजराइल से नहीं टच होता है। अगर अभी सामने आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे या आप रूम पे हैं, तो आपके सामने मैप लगा होगा, वर्ल्ड मैप लगा होगा, नहीं लगा है तो आपके पास एटलस की बुक होगी, ठीक है, तो उसमें जाइए देखिए एक बार। ये अभी ये क्वेश्चन ना यहीं पे कर लो, मैं कह रहा हूँ खुद से, यहीं पे कर लो, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म करो। उसके आसपास जितनी कंट्रीज दी हुई है ना इजराइल के आसपास, क्योंकि इजराइल क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, क्योंकि अभी एक न्यूज में था, अभी 10-15 दिन आपको पता है न्यूज में था, लड़ाई हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से देखोगे तो अभी यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लोगे कौन सी कंट्री टच होती है कौन सी नहीं, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईरान है ना, थोड़ा दूर है, आपको मैप में दिख रहा होगा सामने, देखिए मैप लगाया है जो, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये साझा नहीं करता है इजराइल से, साथ लेबनान करता है, जॉर्डन करता है, सीरिया करता है, ये सब करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां है, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में होता है ना, इसमें क्या करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को दोनों को यहाँ पे रखते हैं करके, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। अगला कह रहा है, विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष निवेश नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रत्यक्ष कोई नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो और जहां पे ओनली शब्द आ गया ना, ये समझ जाना है क्वेश्चन कहीं ना कहीं 99% केस में गलत है, ठीक है। ये 99% में जहां पे ओनली शब्द आ गया गलत होता है, मान के चलो ओनली गलत करने होता है, साइन होता है मतलब, ठीक है, वैसे ही। चलो तो ओनली 1 राइट रहेगा यहाँ पे। 41वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बढ़ते हैं आगे। थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो वस्तुएं हैं, कमोडिटीज हैं, कितनी कमोडिटीज हैं, ये आपने किया होगा, ये मैंने करवाया भी है इससे पहले इकोनॉमी क्लास में, और आपने इकोनॉमी पढ़ते होंगे ना, तो वहां पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। तो इसमें ना ओनली कम्युनिटीज है कितनी, 697, 697 ओनली वस्तुएं हैं, वहां पे सेवाएं मत कर देना, सर्विसेज नहीं आता इसके अंतर्गत, ठीक है, ओनली वस्तुएं हैं, कम्युनिटीज हैं ओनली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इसमें देखिए स्टेटमेंट वाला, फिर एक वन लाइनर, यहाँ पर भी देखिए वन लाइनर, एक वन लाइन, दो लाइनर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बट वन लाइनर भी साथ साथ ही आ रहे हैं, उनमें भी ध्यान देना आप लोग। ये आपके वन लाइनर ही थे, वो आपके मैचिंग फॉलोइंग बने हुए हैं, बट है आपका वन लाइनर ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन, अच्छा लंबी वीडियो हो रही है लग रहा है मुझे, ठीक है, ज्यादा मैं डिस्कस कर रहा हूँ चीजों को, चलो स्पीड में कर थोड़ा सा। अगला है, यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। खासकर ये लाइन जो होती है ना, इसको खास पढ़ना, क्योंकि डायरेक्ट अनाज और ग्रंथों के वर्णित नाम करोगे गलत हो जाएगा। बोला क्या वो ध्यान दो, कौन नहीं कह रहा है मैच। राइस का नाम ग्रंथों में क्या था, व्रीहि था, उड़द का मास था, जौ का यव था, गेहूं का गौमत था। अब कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखिए राइस को ब्रीही कहते थे, चावल को, उड़द को मास कहते थे, जौ को यव, ये तो पूछा गया, जौ सबसे पहले ज्यादा बार लेटी होता, ठीक है, बट गेहूं को गोमत नहीं कहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए 43वां है, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित, अब एक चीज ध्यान देना, पेपर कब हुआ था आपका ये वाला, दिसंबर 31 को, करंट में कब पूछा हुआ है, सितंबर 2023 का, मतलब
31 दिसंबर को पेपर हुआ था, तो उससे पहले आपका नवंबर, अक्टूबर, सितंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी भी आपको अब जो है आपका जनवरी, फरवरी के बाद, जनवरी के बाद सोचो आपका जो सितंबर में पेपर होगा, तो अक्टूबर तक का पूरा करंट, अगस्त तक का पूरा 7 से 8 महीने का करंट अफेयर देख के जाना, क्योंकि अभी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो। ठीक है, चलिए। तो देखिए सितंबर में क्या होता है, मेन तो इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में G20 की मीटिंग हुई थी उस टाइम पे, अध्यक्षता की थी भारत ने 18वीं G20 की। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश के परिसंघ G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। यहाँ पे देखिए होने को 20 कंट्रीज हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन है भी है। ठीक है, पर यहाँ पे 21वां सदस्य बनाया गया था। अभी G20 नाम ही है इसका, अभी मेंबर 21 है, सॉरी 21 है। तो इसमें आपका जो अफ्रीकी महासंघ है ना, अफ्रीकन यूनियन, इसको ऐड कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। 44वां कह रहा है भारत की विनिवेश नीति। अब देखिए इकोनॉमी के ना आपको बहुत क्वेश्चन दिख गए होंगे अभी तक। ठीक है, इस पेपर में बहुत पूछ लिए थे। ठीक है, अगला है भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थाओं की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। तो पहला कह रहा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, तो इसका मिनिमाइज द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सीपीएसयूज होते हैं आपके, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटिंग न्यू इन्वेस्टमेंट स्पेस फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो कह रहा है इसका मेन कारण वो है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर का चीजों को क्या करना है, दायरा को बढ़ाना है, कह रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये दिया था और ये क्या था, बिल्कुल आपका सही था। अगला कह रहा है भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रम लगाना। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा होगा मोदी जी ना क्या कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करते जा रहे थे, चीजों को बेचते जा रहे थे। इसका मेन कारण क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका मेन कारण ये कह रहा है कि भारत के जो विनिवेश करेंगे तो उससे क्या होगा, जो पैसा आएगा प्राइवेट सेक्टर कोई खरीदेगा, जैसे अदानी अंबानी जी खरीदेंगे, वो हैंडल करेंगे, तो उसका जो पैसा आएगा ना, उसका पैसा इकट्ठा करके कह रहे हैं सामाजिक क्षेत्र जो हमारे सोशल सेक्टर है, तो उनका डेवलपमेंट करना है, कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एंड बी दोनों राइट हो जाएंगे हमारे, दोनों सही थे यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा, ये दोनों सही। ठीक है, तो क्वेश्चन को ना, ये आपका न्यूज में था, ये आपका करंटली जो, अगर न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे आप, न्यूज वगैरह ढंग से देखते होंगे, तो ये बहुत न्यूज में था उस टाइम पे, तो इसलिए क्वेश्चन बन गया उसका, है ये इकोनॉमी का बट करंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो स्टैटिक प्लस करंट को इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ो, तो ये इंपॉर्टेंट था ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो ढंग से पढ़ना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि भारत के विनिवेश नीति का उद्देश्य क्या था, कि विनिवेश से जो पैसा आएगा, जो बेचने के बाद चीजों को पैसा आएगा, उसको हम क्या करेंगे, जुटा के सामाजिक क्षेत्र में उसको पैसे को लगाएंगे, चीजों को क्या करेंगे और बेटर करेंगे, ये बोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45वां है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का परिणाम क्या होगा। ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं आप रिसेंट की, वहीं से पूछा गया था। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, देखिए तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का परिणाम क्या होता है, तरलता तथा मांग में कमी हो जाती है इससे, ऑप्शन नंबर बी। तो रिड्यूसिंग लिक्विडिटी एंड डिमांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 46 है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। पहली बात, सेलिनोमीटर से लवणता मापते हैं, थर्मोमीटर से ताप मापते हैं, वेरोमीटर से वायु गति मापते हैं, या फिर क्लाइनोमीटर से ऊंचाई मापक है। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं है, कह रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो देखिए पहला सही है आपका, सेलिनोमीटर से क्या नापते हैं, लवणता नापते हैं, सैलिनिटी नापते हैं, सैलिनिटी मतलब लवणता। थर्मोमीटर किस लिए होता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। बैरोमीटर जो होता है अगला, ये क्या करता है, स्पीड को नापता है क्या बैरोमीटर स्पीड को नापता है, नहीं नापता बैरोमीटर स्पीड को, वायु की गति को नहीं नापता है। अगला है क्लाइनोमीटर, हाँ ये मेजर ऑफ मापक है, ऊंचाई का मापक है। ठीक है, ये हो जाएगा राइट, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो कमेंट आपके लिए क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, आपने बैरोमीटर क्या कमेंट करेंगे सभी लोग, और वहां पे ये भी लिखना 46 का जो आंसर में पूछा है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों का डाउट कहां पे है, आप इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर से आप लोग क्या मेजर करते हैं वो बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। 47 है मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है। शिव विष्णु है, नरसिंह वर्मन 1 है, महेंद्र वर्मन 1 है, या फिर परमेश्वर वर्मन 1 है। तो मतविलास प्रहसन के जो प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं वो आपके कौन है, तो वो है आपके महेंद्र वर्मन 1 है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा था ये दो चैप्टर कर लेना, गुप्ता और मौर्य। 48 है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का वैध संस्करण नहीं है, कह रहा है। IV4, IV6, IPv6, IV11 या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो देखिए IPv11 कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट होगा इसका। तो आगे बढ़ेंगे 49वें क्वेश्चन की तरफ, सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, अब फिर से क्वेश्चन आ चुका है, देखिए बजट है, नाबार्ड है, फेमा है और सीपीआई है। अब ये क्वेश्चन भी इकोनॉमी से ही आते हैं। पहला है बजट, बजट का क्या है, मैंने अभी देखिए इसी पेपर में आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया,
क्यों? क्योंकि मैंने ये बजट वाला अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था। मैंने कहा था यहाँ पे 112 आर्टिकल को मैच करना था, तो यहाँ पे फिर से दिया हुआ है बजट। तो बजट को क्या बोलते हैं, मैंने वहां पे लिखा भी था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो पहले का 3 होना चाहिए और पहले का 3 देखिए यहीं पे था, फ्री का नंबर था आपको। अगर आपने पेपर के टाइम पे भी ना ध्यान देना है, नहीं कि पेपर उड़ाना है हवा में। पेपर में करते टाइम देखना है कि कहीं ना कहीं हमारे इन क्वेश्चनों को पीछे कहीं हमारे क्वेश्चन तो नहीं बन रहे सही। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन एक ही पेपर में मिल जा रहे हैं आपको, ठीक है? क्योंकि आपने लोअर पीस का पेपर दिया होगा ना, तो वहां पर भी यूसीसी वाले 2 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन का एक जगह से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, ये नाबार्ड का नहीं पता था, फेमा का नहीं पता था, सीपीआई का नहीं पता था, अगर बजट का पता था तो ए का 3 ओनली 1 बी में था, तो राइट कर लोगे यहाँ पे सीधे। पर नाबार्ड क्या होता है, देखिए नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को, ठीक है? ये क्या करता है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बैंक का काम करता है, पैसा देता है, ठीक है? तो नाबार्ड क्या है, एक वार्षिक वित्तीय वर्ष नहीं, क्या करता है, बैंक संबंधी कार्यक्रम है कि नहीं, ये बताइए आप लोग, क्या बताइए? तो जो नाबार्ड है आपका वो क्या है, ये एक बैंक संबंधी कार्यक्रम है। एसएनजी क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम, आप याद रखना। और ये आपका फर्स्ट फोर्थ हो जाएगा। अगला फेमा, फेमा है क्या करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए फेमा, ठीक है? ये 1 हो जाएगा आपका। और जो सीपीआई है, सीपीआई क्या है आपका, सीपीआई करता है आपका मुद्रा स्पेशल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है डब्ल्यूपीआई, एक होता है सीपीआई, ठीक है? दोनों को याद रखना। चलिए 50वां है और जीएस का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तराखंड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हमारे। उत्तराखंड के पंचायती राज सत्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए जीएस में उत्तराखंड क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात, उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, गलत है। उस स्टेटमेंट भारत उत्तराखंड ने 2016 में ही अपना यूपी से छोड़ के 2016 में अपना पंचायती राज बनाया है। पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो चुका है यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए स्टेटमेंट यहीं पे निकल जाते हैं आपको, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन पहला गलत हो गया। अगला कह रहा है 1/3 सीटें महिलाओं, हाँ ये बिल्कुल सही है। 1/3 सीटें जो होती है महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्व है। यहाँ पे 1/3 सीटें, ठीक है? बताइए आप लोग 1/3 है या नहीं है, या 50% है? 1/3 तो 33% हो गया। उत्तराखंड में तो महिलाओं के लिए 50% है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। मैं वैसे सही कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को फंसाने के लिए, ठीक है? अगला क्या कह रहा है, खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। खंड विकास जो परिषद होते हैं, देखिए नीचे क्या होता है, ग्राम होता है, ऊपर जिला होता है, बीच में खंड होता है, ठीक है? तो तीसरा बिल्कुल सही है आपका, ठीक है? चीजों को ऐसे पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। अगला क्या कह रहा है, खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल राइट है आपका ये भी। अगला क्या कह रहा है, नीचे दिए कुटुंब में सहायता से उत्तर चुनिए। तो देखिए मैंने कहा पहला गलत दूसरा गलत, तो पहला गलत दूसरा गलत दूसरा गलत तीसरा और चौथा बिल्कुल राइट है आपका। ऐसे चीजों को पढ़ोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, 1/3 बोला है, नहीं 50% है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए आरक्षण। अभी आप चुनाव आ रहे हैं, देखा होगा आपने, चल रहे चुनाव अभी, चाहे तो महिलाएं सीटें हाथ जुड़े खड़ी है, कर्मठ जुझारू ईमानदार, ठीक है? अब कौन कितना ईमानदार है वो आप सबको पता है, गाँव में कितना विकास हुआ है। अभी तो सब ईमानदारी का हाथ जोड़ते हैं, ठीक है? तो सोच समझ के वोट देना, और आपका हक है, संविधान में अपना लिखा लोकतंत्र है, अपना वोट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 3 और 4 बिल्कुल हमारे क्या है, राइट है, ठीक है? और उत्तराखंड पंचायती राज 2016 में अपना इनने ले लिया है। यूपी पहले यूपी का फॉलो करते थे हम लोग, बट उत्तराखंड ने 2016 में। और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 2016 को, इसको याद रखना है, डेट याद आ गई मुझे अभी, ठीक है? 4 अप्रैल ही आई थिंक, हाँ 4 अप्रैल 4 अप्रैल ही आई थिंक, ठीक है? इसको याद रखना, ठीक है? क्लियर है? तो 3 और 4 ये हमारे उत्तराखंड, ये जीएस क्वेश्चन। अब आएंगे यहाँ से हमारे राज्य के क्वेश्चन, ठीक है? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में डिटेल में, ठीक है? चलिए 51वां क्वेश्चन था, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है। पहला कह रहा है कालू मेहरा का संबंध है गुप्त सैनिक संगठन निर्माण, ये बिल्कुल सही है आपका। अगला कह रहा है 1857 की क्रांति लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण, तो ये भी बिल्कुल क्या है आपका, बिल्कुल राइट है। अगला है 1871 अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ, तो ये भी बिल्कुल क्या है आपका, बिल्कुल राइट है। अगला है 1870 देहरादून में डिबेटिंग क्लब किस, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा, ठीक है? 52वां है नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा? सब्जी उत्पाद, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, रासायनिक उत्पाद या प्लास्टिक और रबड़? तो केमिकल प्रोडक्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है? ये करंट का क्वेश्चन था। अब देखिए पेपर हुआ है आपका 31 दिसंबर 2023 को, करंट अफेयर कब का पूछ रहा है, नवंबर 2022 का। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जो डेटा था जो 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, उसमें था। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो क्वेश्चन था फरवरी मार्च में जो आता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, जिस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा 53। तो 53 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सूचियों का मिलान करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। देखिए पहला क्या कह रहा है, चौफुला,
चौफला क्या है? चोटी है, लोक नृत्य है, वेधशाला है या फिर लोकगीत है? ठीक है, तो पहला क्या है जो चौफला है, ये क्या है? लोक नृत्य है, लोक नृत्य है आपका, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। बारहमासा क्या है आपका? एक लोकगीत है, क्या है? लोकगीत, तो ये आपका फोर्थ होगा। ठीक है, इसके बाद तो आगे देखिए, इसके बाद देवगुरु है। देवगुरु क्या है? आपकी एक चोटी है, क्या है? आपकी चोटी है, तो वन हो जाएगा। और देखिए देवस्थल में वेधशाला है, देवस्थल में क्या है? अपनी हमारी एक वेधशाला है। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा। तो 2413, तो 2413 दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे। 54वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। फिर से देखिए, ये ना जो मंदिर वगैरह है इनको तो देखे ना, टूरिस्ट स्पॉट और टूरिस्ट वाली जितनी जगह है और आपका जो मंदिर है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। पहला कह रहा है हाट कालिका, तो हाट कालिका कहाँ है? गंगोली हाट में है, तो ये 2 हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में करूंगा। ठीक है, बाराही देवी मंदिर देवधुरा में है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। सुरकंडा देवी मंदिर, ठीक है, तो सुरकंडा देवी कहां पे है? तो सुरकंडा देवी आपकी धनौल्टी के आसपास, ये आपका 4 हो जाएगा। और छिन्न समस्ता मंदिर है कालीमठ में, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 2341, तो 2341 ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, 55वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो देखना। अमृत गंगा मंडल में बाड़खिला में मिलती है, ये बिल्कुल सही है। केदार गंगा गंगोत्री में गंगा मिलती है, ये भी ठीक हो जाएगा। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, तो ये भी बिल्कुल क्या है आपका, यहाँ पे भी ये वाला भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बाद नहीं पूछा अगले एग्जाम में भी। ठीक है, ऋषि गंगा ऋषिकेश में नहीं, ये गंगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, ये स्कीम दे दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये कब स्टार्ट हुई थी इसके बारे में है। ठीक है, तो ये हुई थी मई 2020 को, लॉकडाउन में। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो दूसरा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। मिशन गौरा शक्ति, ठीक है, तो मिशन गौरा शक्ति जो स्टार्ट हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी सितंबर 2021 में, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 2021 में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 4123, तो 4123 ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 57वां है, सूचियों का मिलान करना। फिर से मंदिर वाले आ गया, देखिए मंदिर के 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। रेणुका देवी मंदिर, पहला दिया हुआ आपका रेणुका देवी मंदिर, तो ये कहां पे है? ये है नाकुरी में, तो ये आपका 2 हो जाएगा। रघुनाथ मंदिर, ये है आपका देवप्रयाग में, तो ये आपका 4th हो जाएगा। परशुराम मंदिर, ये है आपका परासू में, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। और माता मूर्ति मंदिर, ये है आपका माणा में, ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 2413, तो 2413 ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 58वां है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? सीरा भूमि, रौद भूमि, दारक भूमि या फिर विधि मलिका भूमि? ठीक है, अब क्या कह रहा है? कुमाऊं में कह रहा है कि जो असाधारण बहादुरी के लिए जो ऑर्डिनरी चीजें होती है, ठीक है, उसके जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहते हैं? अब पहली बात देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपने सुना होगा रौद भूमि के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो उसको रौद भूमि कहते थे, इनको दी जाती थी जो असाधारण बहादुरी के लिए दी जाती थी। ठीक है, अगला है जूला नापने की इकाई है। अब जूला जो है ना वो किससे क्या नापते हैं? भूमि को नापते हैं, जल को नापते हैं, भार को या फिर लंबाई को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नापते हैं भूमि को, तो जूला से भूमि नापा जाता है। ठीक है, कितनी भूमि, जो आपने देखा होगा मीटर वगैरह में, तो जूला एक पैमाई से पहले से, ये चंदों के साइन से ही चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इससे भूमि लैंड मापी जाती है जूला से। ठीक है, बढ़े आगे। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था? सुदंसर शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह। अब ये क्वेश्चन ना यूके ट्रिपल एससी ने 3 से 4 एग्जाम में, अभी के पेपर में भी रिपीट कर दिया, पहले भी करता था, ठीक है, अभी भी कर दिया है। तो प्रताप शाह के द्वारा क्या किया गया था? ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान यहाँ पे किया गया था, कहां पे? टिहरी रियासत में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 61वां, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? टिहरी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या फिर उत्तरकाशी में? तो ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 62वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है। पहला कह रहा है लखवार मेला जौनसार बाबर का लोकप्रिय मेला है। ठीक है, लखवार मेले के बारे में कह रहा है कि जौनसार बाबर का क्या है? प्रसिद्ध लोकप्रिय मेला है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है, नहीं, गलत है आपका। सेल्कू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, ये बिल्कुल सही है। हरियाली पुड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं के संबंधित है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका 134, तो 134, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे
राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। 63वां है, फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी गढ़वाल, वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर नारायणकोटि चमोली, बालेश्वर मंदिर जागेश्वर अल्मोड़ा या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए एक चीज याद रखना, जो फासना शिखर शैली मंदिर बने हुए हैं ना, वो पलेठी का सूर्य मंदिर भी है, बालेश्वर मंदिर जागेश्वर वाला भी है और वीरभद्र भी है। तो तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 64वें क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सुमिलित नहीं है, कह रहा है। पहली बात देखना, हिरोदा। अब हिरोदा क्या है? पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण। अब देखिए बिछुए पहने जाते हैं ना पैर की जो उंगलियों में, ठीक है, तो यहां पे कह रहा है हिरोदा। तो पहली बात तो आपका ये गलत है, अब गलत ही पूछा गया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं मुनरे। अब मुनरे कानों में पहने जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है। चरेऊ, चरणों पैर। अब चरेऊ ना पैरों में पहना जाता है, नहीं पहना जाता चरेऊ। चरेऊ क्या पहनते हैं? गले में पहनते हैं चरेऊ वगैरह, तो गलत हो जाएगा, पैर में बोल रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए गलत पूछा गया था, तो 1 और 3 हमारे गलत हो जाएंगे। अगला है पहुंची, हाथों। हाँ पहुंची, देखिए शादी बारात शादियां जब होती है तो आजकल तो पहुंचियों का फैशन चल रहा है। ठीक है, 2 तोले की, 3 तोले की, 4 तोले की पहुंचियां बन रही है। ठीक है, तो कलाइयां पहनते, बिल्कुल राइट है ये भी। तो 1 और 3 गलत है हमारे यहाँ पे, तो इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी यहाँ पे राइट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मत कर देना, ये पढ़ना ध्यान से। वहां आप लोग कहीं 2 और 4 करेंगे तो ये भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। गलत पूछा गया था यहाँ पे, तो गलत बताना है। तो 1 और 3 गलत है हमारे। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 65वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड एमएसएमई नीति 2015 में प्रदेश में 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। देखिए एमएसएमई नीति 2015 में आई थी, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है हमारा। और कह रहा है कि 5 श्रेणियों में बांटा गया, ये बिल्कुल सही है ये भी। अगला कह रहा है इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक अथवा 31 मार्च 2030 तक को जो भी पहले हो नीति में प्रवर्तित वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ अनुमन्य होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो ओनली 1 ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है 66वां क्वेश्चन, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद। ये क्वेश्चन भी रिपीटली बहुत बार एग्जाम पूछ लिया गया है, अच्छे से कर। जिसे 13 के 13 से वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक मैंने एक पोल करवाया था कल, तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से देखना है कि एक जिला दो उत्पाद में आपके डिस्ट्रिक्ट के 2 चीजें कौन सी फेमस है वो करो। तो इससे अगर आप कमेंट जब पढ़ेंगे वहां पे, तो उससे क्या होगा, आपको और 2 से स्टेट की भी चीजें याद हो जाएंगी, सॉरी 2 से जिले की भी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए पहला है अल्मोड़ा में ताम्र शिल्प उत्पाद व मडवा नहीं। तो देखिए पहली बार अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो कहीं भी बाल मिठाई दिख रही है आपको? हाँ, यहाँ पे देखिए बाल मिठाई, तो ये का तीसरा हो जाएगा, ये का। अब ए का 3 होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अगला क्या कह रहा है बालेश्वर, तो बालेश्वर में, सॉरी बालेश्वर नहीं बागेश्वर। ठीक है, तो बागेश्वर में ताम्र शिल्प और मड़ुआ बिस्किट, ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3-1 वाले 2 दिए हुए हैं। फिर देखिए हरिद्वार, अब आपने हमेशा एक चीज देखा होगा ना, हरिद्वार से गुड़ बहुत फेमस होता है, गुड़ हरिद्वार का, तो हरिद्वार का गुड़ आता है। ठीक है, गन्ने से क्या होता है, गन्ना वहीं पे होता है, तो गन्ने से गुड़ आता है, तो गुड़ और शहद फेमस है वहां का। तो कुछ चीजें ना आप लोग बिना पढ़े हुए भी एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को, तो ये आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और नैनीताल में क्या है, एप्पल क्राफ्ट व कैंडल मेकिंग क्राफ्ट यहाँ पे बहुत फेमस है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया है। अब देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट तो ये भी कवर हो गए। बाकी आप जहां से भी लिख रहे हैं, अब इस डिस्ट्रिक्ट से जो भी वीडियो देख रहा है वो भी लिखेंगे और लोग भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काम है आपका दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले एक क्वेश्चन अभी दिया था मैंने, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67वें क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा? अब ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो कोसी के आसपास गया होगा, जो अल्मोड़ा और बागेश्वर का होगा, वही इस क्वेश्चन को कर सकता ज्यादातर, मतलब कर भी और भी सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए अगर आप क्या कह रहा है कि उत्तर से, अब उत्तर पे हो और दक्षिण की ओर आ रहे हो, नीचे को आ रहे हो। ठीक है, तो पहले सोमेश्वर आएगा, फिर अल्मोड़ा आएगा, फिर खैरना आएगा, फिर बैतला घाट आएगा। ठीक है, बैताल घाट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है? ठीक है, ककोड़ा खाल जो आंदोलन था, इसका संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन से, डोला पालकी आंदोलन से, गाड़ी सड़क आंदोलन से, या फिर बेगार आंदोलन से? तो इसका संबंध था बेगार मूवमेंट से, बेगार आंदोलन से। ठीक है, ककोड़ा खाल मूवमेंट का संबंध था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 69वां है सूचियों का मिलान करना है फिर से। देखिए आपने देखा होगा ना, रिपीटली सूचियों वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, मतलब पेपर को लेंदी बना दिया है बस। है तो अभी 1 लाइनर ही है, पहले पूछा था जागर का संबंध किससे है, मालूसाही का संबंध किससे है। अभी अगर 4 क्वेश्चन को एक ही में दे दे रहा है, और यहाँ पर एलिमिनेट मेथड यूज कर रही है, तो एलिमिनेट करो चीजों को और आगे बढ़ो सीधे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे पहला बोला गया है मालूसाही का संबंध है, तो मालूसाही क्या है, राजूला मालूसाही आपने सुना होगा, प्रेम कथा है फेमस। ठीक है, तो फर्स्ट का तो डी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखना, फर्स्ट का अगर इसने डी बोल दिया तो फर्स्ट का डी तो हमारे पास एक ही में है, तो इनको कट करो नीचे और आंसर एक टिक करो। अब नीचे के नहीं पता है छोड़ दो, अगले चले। हुड़की बोल गाथा क्या था?
हुड़की बोल है आपका कृषि व खेतीबाड़ी पर आधारित लोक गाथाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। पावड़े अथवा भणव, अब पवाड़े पवाड़े गाए जाते हैं ना, वीर गाथाएं होती हैं पवाड़े, ये पता है आपको, बी, तो ये बी हो जाएगा। और अगला है आप जागर, लोक मान्यताओं पर आधारित लोक कथाएं क्या है, जागर है, तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो डी सी बी ए, तो डी सी बी ए, क्लियर। 70वां है उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास सिडकुल, जो सिडकुल है की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब ये तो आई थिंक पता होगा, तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड का, तो 2002 में बना था सिडकुल की स्थापना। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में है इसका। आगे बढ़ेंगे, 71वां है डेकरा संबंधित है। अब डेकरा होते हैं ना जो, वो किसका संबंध क्या है, ये धातु आधारित चित्र है, देवी और देवताओं के क्ले मॉडल है, मृदा नमूना, मतलब क्ले मतलब जो मिट्टी से बनते हैं। ठीक है, विभिन्न पुष्पों के क्ले मॉडल। अब ये क्ले कोई बहुत से नहीं पता है, बाई चांस इंग्लिश मीडियम वाले नहीं होंगे, तो आप लोगों के ना इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ा होगा ना, उनको क्ले मिलते हैं स्कूल से बच्चों को। ठीक है, वो डिजाइन वगैरह बनाने के लिए, तो वही चीजें हैं। विभिन्न पुष्पों के क्ले मॉडल, धातु आधारित अनेकों पुष्पों के चित्र। तो डेकरा क्या होते हैं, डेकरे ना आप अभी बनाते होंगे गांव घरों में, तो देवी देवताओं के क्ले मॉडल होते हैं, मिट्टी के टीले वगैरह बनाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उनको यहाँ डेकरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, शादी बारातों में खासकर ज्यादा बनते हैं डेकरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 है नीचे वक्तव्य पे दिए गए हैं, उन कथनों का यहाँ पे क्या करना है, चुनाव करना है। अब पहला कथन क्या दिया, कथन और कारण है। देखिए ये क्वेश्चन में ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं अभी ऐसे क्वेश्चन देखने को। पहला कह रहा है आरंभिक कत्यूर राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमें ये दिया हुआ है, तो पहला क्या है, बिल्कुल हमारा सही है। अगला कह रहा है अस्कोट की पहाड़ियों में, अब कारण कह रहा है उसका। ठीक है, अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलती है और काली में मिल जाती है। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बट क्या कह रहा है, अब इन दोनों का देखिए, यहां बात कर रहा है ये आरंभिक कत्यूरों की राजधानी की बात कर रहा है, यहां पे इसने नदियों की बात कर दी है, तो दोनों क्या है तो दोनों सही है हमारे स्टेटमेंट। बस आर ए का क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। अगर यहीं पे ये बोलता है कत्यूरों की राजधानी, और यही सेकंड कारण में भी यहाँ पे कत्यूरों के रिलेटेड बात करता, तो हमारे क्या होते, दोनों सही होते, और स्टेट उनका जो स्पष्टीकरण वो भी सही होता। बट यहाँ पे इसने कत्यूरों की बात कर दी है, और यहाँ पे नदी की बात कर दे रहा है काली से मिलते करके, तो ये कहीं ना कहीं कारण एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं कर रहा है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 73 है जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों से घिरा हुआ है। अब मैं फिर से कहता हूं, उत्तराखंड का मैप कभी भी पढ़ना शुरू कर रहे हो, उत्तराखंड का मैप देखिए अच्छे से, और उसमें कौन से आंतरिक जिले हैं, कौन से बाहरी जिले हैं, कौन से नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, कौन से राज्यों से जुड़े हुए हैं भारत के, सब चीज देखो। और कौन कौन से जिले भी आपस में पता होने चाहिए कि देहरादून किससे मिल रहा है, चंपावत किससे मिल रहा है, पिथौरागढ़ किससे मिल रहा है, अल्मोड़ा। अब देखिए जैसे रुद्रप्रयाग है आपका आंतरिक जिला है, ठीक है, बागेश्वर अल्मोड़ा आंतरिक जिले हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब कह रहा है जो जनपद बागेश्वर है, अब पहली बात देखो, ये आपका पिथौरागढ़, ये आपका चंपावत, ये उधमसिंह नैनीताल, यहाँ पे अल्मोड़ा, और यहाँ पे बागेश्वर, और यहाँ पे आपका चमोली। अब पहली बात बागेश्वर, देखिए बागेश्वर चंपावत से मैच नहीं करता, पहले ये क्वेश्चन कट कर दो। ठीक है, अब कह रहा है चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा। अब पौड़ी कहां रह गया, अल्मोड़ा बागेश्वर कहां रह गया, काट दो। यहां पर भी पौड़ी दिया हुआ है, इसको काट दो। अब देखिए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और ये चमोली, ये तीनों यहाँ पे मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गोट का संबंध किससे है, तो देखिए एक चीज याद रखना हमेशा, जो गोट होते हैं ना पहाड़ों में, ये क्वेश्चन भी रिपीटली एग्जाम में पूछा गया बार बार। तो उत्तराखंड में जो पशु जो होते हैं हमारे, उनको हम जहां बांधते हैं रात को, या जहां पे बांधे रहते हैं, ठीक है, उसको गोट कहते हैं। तो ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन के गोट संबंधित है। ठीक है, अगला है 75, पंचबद्री में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पंचबद्री, पंचबद्री, पंच केदार, ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, श्री बद्रीनाथ, ध्यान बद्री, ब्रज बद्री या फिर आदि बद्री, इसमें से पंचबद्री का पार्ट कौन सा नहीं है, ये बोला गया है, तो ये नहीं है आपका ध्यान बद्री। ठीक है, अगला है 76, निम्नलिखित युग्मों में सही युग्मों को चुनिए एवं कूट के आधार पर उत्तर का सही चुनाव दीजिए। अब देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, कालागढ़, कालाढूंगी कहां पे है, अब यहां पे सही बताना है। ठीक है, तो पहले तो इसको काटो। अगला क्या कह रहा है, मायावती आश्रम कहां पे, चंपावत में है, पहली बात सही है, लोहागढ़ चंपावत में है। ठीक है, चैती मेला काशीपुर में लगता है, ये भी सही है। झंडा मेला देहरादून में, ये भी सही है। बट ध्यान देना, यहाँ पे देखिए दो ही सही है, दो ही सही है, दो ही सही है, दो ही, हमने यहाँ 3 सही कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जो मैं आयोग का जो मेन चीज है ना, इसी को समझाने का ट्राई कर रहा था, अब यहाँ पे समझाने का टाइम आ चुका है। कभी भी आपको ये देखना है जो ऑप्शन मिल रहे हैं ना, ऑप्शन से भी जाना है नियर बाई चीजें कौन सी मैच हो रही है। वो कभी तो क्या बोलेगा, जिला पूछ लेगा, कभी वो सिटी के बारे में पूछेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, यहाँ पे इनने क्या दिया हुआ है, चैती मेला काशीपुर में लगता है, ये बिल्कुल सही है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर मायावती आश्रम चंपावत में,
भाई मायावती आश्रम चंपावत में तो है, वो डिस्ट्रिक्ट में है, बट ये नियर बाय लोहाघाट के पास पड़ता है, और लोहाघाट सिटी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है ना, अगर यहाँ पे चैती मेला उधम सिंह नगर देता, ये ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए। मैं अगर चैती मेला यहाँ पे उधम सिंह नगर लिखता, तो हम मायावती आश्रम चंपावत और चैती मेला काशीपुर सही करते, तो 2 और 3 सही होते, तो हमारा बी सही होता। बट इसने क्या किया, सिटी दे दी है, यहाँ पे जिला नहीं दिया है अभी, ठीक है। और यहाँ पर भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मुख्यालय कहाँ है, काला ढूंगे कालागढ़ थोड़ी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए चैती मेला आपका काशीपुर, झंडा मेला देहरादून, ये सिटी दी हुई है। और मायावती आश्रम अगर यहाँ पे लोहाघाट देता तो मैं इसको राइट मानता, बट इसे चंपावत दिया है। यही खेल है आयोग का, बहुत से बच्चे इसी में फंसते हैं अभी नए पैटर्न पे। इन्हीं चीजों को जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग इन चीजों में ना फंसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि 3 और 4 सही है, होने को बी भी सही था, बट आयोग का खेल देखिए, ये खेल खेला था उसने यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 है, घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थायी नाम क्या है। ठीक है, जो घी संक्रांति को ओलिया कहते हैं, ठीक है, ओलिया होता है, अभी होने वाला अगस्त में होगा अब ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे फूलदेई चैत में होती है, ठीक है। मकर संक्रांति बताइए आपको, मकर संक्रांति जो हमारी क्या होती है, उत्तरायण होती है वगैरह, ठीक है। तो 78 में चलते हैं आप। 78 पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है, इसको बारे में भी कुछ हमको डिस्कस करना नहीं है। यह है सेडस देवदार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 है, सरौ, हारुल, छोपती, लंगवीर क्या है। ये उत्तराखंड की राज्य की पहाड़ियां हैं, कुमाऊं के वाद्य यंत्र है, उत्तराखंड के लोक नृत्य या फिर गढ़वाली आभूषण है। देखिए आभूषण कट कर दो और पहाड़ियां कट कर दो। अब आता है सरौ, हारुल और छोपती और लंगवीर, ये क्या है, ये उत्तराखंड के ना लोक नृत्य है। लंगवीर नृत्य है, छोपती है, हारुल है, सरौ है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, ठीक है। बड़े आगे 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्वेश्चन करने मजा आ रहा होगा, ठीक है, ये लग रहा होगा आपको एक्चुअल में ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। कल तक जो पेपर हो रहे थे, आबकारी का था, स्टेनो का पेपर था, कनिष्क का एग्जाम था, बट अब लग रहा होगा कि हाँ एक्चुअल में ये आपका लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभक्त कर दिया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है आपका सही है। अगला कह रहा है, जी डब्ल्यू ट्रेल प्रथम बंदोबस्त 1815-16 में बंदोबस्त अधिकारी था, ये भी बिल्कुल सही है, गार्डनर के टाइम पे। अगला है, 8वें बंदोबस्त को नहीं, 8वें को नहीं कहते हैं। अब ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, 9वां या 10वां या कौन सा था जिसमें जिसको पौ बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर पौ के द्वारा करवाया गया था, इसलिए उनका नाम से उसको पौ बंदोबस्त कहते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे ये गलत है, ठीक है। अगला कह रहा है, 11वां बंदोबस्त इबर्टसन बंदोबस्त के नाम से, हाँ ये भी सही है। ये कब हुआ था आपका, 1928 के आसपास हुआ था। उसके बाद 12वां बंदोबस्त स्वतंत्रता के बाद होता है 1960 से लेकर 64 के बीच में। उसके बाद कोई भी बंदोबस्त नहीं हुआ उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो एक 80 साल बंदोबस्त है, इसके बारे में पता है 80 साल, तो इसको क्यों कहते हैं कमेंट में इसको भी बता सकते हैं आप लोग, कि क्वेश्चन है, नहीं भी बताओगे तो एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। तो 1, 2 और 4 सही है ना, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है। बड़े आगे 81वां क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहली बात है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरण व कस्तूरी मृग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 में आते हैं। देखिए सूची 1 सूची 2 अलग अलग है, अब वो कभी हम एनवायरमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो फिर टॉपिक बहुत ज्यादा लंबी हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए कौन से को अनुसूची 1 में रखते हैं, कौन से 2 में रखते हैं, वो चीज देखते हैं, ठीक है। जो ज्यादा ही संकटग्रस्त होते हैं ना, उनको सूची 1 में रखते हैं, जो थोड़ा ठीक है उनको 2 में रखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो कस्तूरी मृग है वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में बात कर रहा है, ये सूची 1 में है कह रहा है। पहली बात तो ये आपको ध्यान देनी है, तो ये बिल्कुल आपका क्या है सही है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे इसको मारा जा रहा है, ठीक है। धनेश अनुसूची 2 में शामिल है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 82, सूचियों का फिर से मिलान करना है, ठीक है। उत्तराखंड के मेलों के दौरान दिए गए हैं और सूचियों का मिलान करना है कि ये मेला कब लगता है करके, ठीक है ना। देखिए पहला कह रहा है देवी धुरा मेला, ये लगता है रक्षाबंधन को, मैंने बहुत बताया इसको, क्योंकि ये यही लगता है, चंपावत में लगता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन माँ देवी धुरा में लगता है, ये रक्षाबंधन में होने वाला 10 तारीख को लगेगा अगले महीने, ठीक है, 1 महीना आज के बाद। तो ये आपका बी हो जाएगा पहले का, तो फर्स्ट का बी हुआ है, और फर्स्ट का भी हमें एक ही जगह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यहां से चीज भी एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है उत्तरायणी मेला। अब उत्तरायणी मेला देखिए मकर संक्रांति अभी डिस्कस किया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है, यही भी किया था, आपको दिखाता हूं मैं क्वेश्चन, ये देखिए ये वाला मकर संक्रांति, मैंने कहा था ना उत्तरायण, तो ये सही है, ठीक है। देखिए एक ही पेपर में ना आपने देखा होगा, मतलब 6-7 क्वेश्चन तो आपको ऐसे बन गए, एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला है गौचर मेला, ये लगता है 14 नवंबर को, गौचर कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। तो ये आपका 1 A B और C,
BCA, तो BCA यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला 83, वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार, इसके देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कह रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्नलिखित फसलों को उनके बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित करना है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सा बोया जाता है, फिर कौन सा बोया जाता है, इस टाइप से आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला है देखिए, सबसे ज्यादा सबसे कम क्या कह रहा है ये क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों कुल बोए हुए क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में लगाना है हमको, मतलब छोटे कम से ज्यादा की तरफ। सबसे देखिए, अब पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना, मडुआ पहले आएगा, सबसे कम मडुआ होता है, फिर मडुए से ज्यादा जो बोया जाता है, ठीक है, वो है आपका गन्ना, डी हो जाएगा। फिर गन्ने से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बोई जाती है वो गेहूं, और सबसे ज्यादा होता भी उत्तराखंड में 29% क्या है, गेहूं ही होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा, तो CDBA, तो CDBA देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चीजों को समझ के करोगे तो आसान होंगी, ठीक है। 84 है, जिस प्रकार चैस जसवाड़ी, देखिए फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चैस जसवाड़ी भोज्य पदार्थ गढ़वाल में संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। देखिए जैसे चैस और चसवाड़ी होता है ना, आप लोग बताएंगे ना, घर में खाते होंगे, चसवाड़ी खाते होंगे, ठीक है। अब कुमाऊं में क्या होता है, फपरोला होता है, रोटाना होता है, गौथवाड़ी होता है, गहत की दाल होती है गौथवाड़ी, ठीक है, या रस ठटवानी होता है, ठीक है। तो जैसे चस का चसवाड़ी भोज्य है, वैसे कुमाऊं के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रस और टटवानी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप वीडियो देखना, ठीक है। तो 6-7 वीडियो आ चुके हैं, उनको देखे ना, वीक में 1-2 वीडियो सुन लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी अपना जो मेन पोर्सन है उसको कवर करो, ठीक है। 85 है, अब देखिए यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है हेडक्वार्टर वो पूछ लेता है, ठीक है। पहला बात यहाँ पे है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ पर है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका भवाली में है, ठीक है, भवाली में, तो ये आपका 4th हो जाएगा। अगला है डॉक्टर बथरवाल हिंदी एकेडमी, तो ये कहां पे है, ये आपका देहरादून में है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला बी का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है राजीव गांधी साहसिक खेल, ये आपका टिहरी में है, ये आपका 2 हो जाएगा। और उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान ये कहां पे है, ग्राम्य, ये रुद्रपुर में है, ठीक है, उधम सिंह नगर में, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। तो 4-1-2-3, तो 4-1-2-3, 4-1-2-3, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कर रहे होंगे, आई थिंक मैं आंसर से पहले आप लोग खुद कर रहे होंगे, ठीक है। तो कितना स्कोर बन रहा है वो आपको बताना है लास्ट में। 86वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम, उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा विकास परिषद, उत्तराखंड राज्य पर्यटन परिषद, या फिर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। सब एक जैसा लग रहा होगा, सब एक जैसा लग रहा होगा ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अब इसमें क्या करो हो जाएगी, आप तुक्के मारोगे इसमें बस। तो देखिए उत्तराखंड में ना जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको जो हेड मतलब एजेंसी जो रेगुलेट करता है, ठीक है, वो कौन सी है, तो वो है आपकी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन यहां भी पूछा गया था। उसके बाद लास्ट ईयर जो अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, आई थिंक उसमें भी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी, यूटीडीबी का संबंध किससे है। तो वहां पे व्यापार भी दे दिया था, अब टी देख के लोग ट्रेड भी कर रहे थे, वहां पे टूरिज्म भी कर रहे थे, मतलब सब चीज दे दिया था। तो याद रखना उत्तराखंड डेवलपमेंट टूरिज्म बोर्ड, सॉरी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इसको याद रखना, ये हैंडल करती है जो हमारे उत्तराखंड में टूरिज्म वगैरह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, ठीक है। राज्य पर्यटन मत कर देना यहाँ पे, यहाँ पर्यटन यात्रा विकास कुछ नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। पर्यटन विकास निगम भी नहीं है यहाँ पे, इसको भी याद रखना। कॉर्पोरेशन नहीं है, वो निगम नहीं है, वो एक परिषद है, ठीक है, बोर्ड है एक, क्लियर है ना। चलिए 87 है, चैत के महीने को नाच दो मैनो, नाच का महीना कहते हैं, चैत का महीना, हाँ बिल्कुल सही है ये। तो आपने अगर उत्तराखंड का, मैं फिर से कह रहा हूँ, परीक्षा वाणी का जो 10वां चैप्टर है, 10वां 11वां जो परीक्षा वाणी का जो चैप्टर है आपका जो भी, ठीक है, कौन सा है वो, संस्कृति वाला चैप्टर है, ठीक है, उसको एक बार कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ 10वां ही है उत्तराखंड, उत्तराखंड जो सांस्कृतिक तत्व वाला चैप्टर, ठीक है। दूसरा कह रहा है चैत के महीने में मायके आई लड़कियों की झूमेलों और बासती गीतों के साथ नाचती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है आपका। और कौन सा सही होगा, दोनों सही है मतलब ना, तो कथन दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे 88 की तरफ। आज से पेपर में आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है, और मैं आज इंजॉय करके पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए फिर से ये आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, अभी देख लेना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित चित्र पर विचार किए हैं, उनको सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है केंद्रीय करों की हिस्सेदारी, यहाँ पे दिया हुआ है किसका ज्यादा हिस्सा। अभी तो आपको ना जब बजट आप पढ़ते हैं उसमें ऑलरेडी दिखाते हैं सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है, सबसे पैसा कहाँ ज्यादा आता है, किस सेक्टर में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है वो आपने किया होगा 1-2 बार, ठीक है। अभी 2022 और 23 का बोल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर था वो था, देखिए पहला था केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, ठीक है। तो ये कितनी परसेंट थी, ये थी आपकी 20% थी,
ठीक है, तो मतलब बी, पहला आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी का इस टाइप से। ठीक है, फिर केंद्र सहायता अनुदान ये हो जाएगा, 37% था आपका, ये ए हो जाएगा। ठीक है, बी का ए। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, कह रहा है। कटारमा सूर्य मंदिर कोसी, भरत गुफा पिथौरागढ़, गोलू देवता चितई, थल केदार चमोली। ठीक है, और इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है आपको ये बताना है। तो पहली बात देखना हमेशा, कटारमा सूर्य मंदिर कोसी ये अल्मोड़ा आपको पता होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला छोड़ दो। भरत गुफा पिथौरागढ़ में नहीं है, गलत है आपका ये। चितई मेला, चितई गोलू देवता चितई अल्मोड़ा पता ही है, तो चितई ये भी सही है। थल केदार चमोली में नहीं है, तो गलत कौन सा है, बी और डी। तो बी और डी, तो बी और डी में आपका डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो 89 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं, 90वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पांचवें धाम यात्रा की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंदा देवी राज्य यात्रा, हिल यात्रा, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, या फिर वानोनी पंचकोसी यात्रा। तो पांचवें धाम की जो संज्ञा दी गई है उत्तराखंड में, पांचवें धाम यात्रा की जो संज्ञा दी हुई है। ठीक है, ये किसको दी हुई है, ये दी हुई है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, बिल्कुल आपका राइट होगा। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के। अब मैंने पहले कहा है जिसके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो करवा रहा हूँ, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे करवाऊंगा ना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सिंपल वही होते हैं, हर चैप्टर से मैंने कहा है कैलेंडर पढ़ लेना, ब्लड रिलेशन पढ़ लेना। ठीक है, और ये आपका अल्फाबेट वाला पढ़ लेना, और फिगर काउंटिंग देखो, यहाँ पे फिगर काउंटिंग पूछा गया था, सर्कल वाला पूछा गया था यहाँ पे, इसको देख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता ही है। ठीक है, इनसे जो दीजिए देखिए वो वाला किलोमीटर वगैरह। ठीक है, तो ये आप कर लेना एक बार डायरेक्शन वाली। फिर आपका ये जल प्रतिबिंब घड़ी का, ठीक है, ये भी आप जो घटाते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन अब आपको बताना है कितने नंबर आ रहे हैं। देखो आपको ये 90 क्वेश्चन मैंने कराए, इनका तो देना ही है कितने नंबर आए, इन 10 क्वेश्चनों को भी अभी करना है प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आप कितना क्वेश्चन आंसर बन रहा है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहीं तक करते हैं आज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के पेपर से आपको एक चीज पता होगा कि आपको कितना पढ़ना है। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम ऐसा आएगा आपका। ठीक है, कितने क्वेश्चन देखे स्टेटमेंट वाले, इकोनॉमी के, तो चीजों को ऐसे पढ़ेंगे। चलिए आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।